देखिए, ये हमारी अर्थ है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है। जैसे आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, ठीक है, एक टाइम ऐसा इमेजिन करके देखिए, उस टाइम पे जब आपके पास फोन्स नहीं है, बुक्स नहीं है, कोई भी अवेलेबल सोर्स नहीं है कि आप बिना चंडीगढ़ के बाहर जाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही सिर्फ चंडीगढ़ से बाहर जाने की। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूएस के बारे में या यूरोप की किसी कंट्री के बारे में, किसी भी चीज के बारे में मेंशन करना हो, किसी को बताना हो या जाना हो, तो उस केस में आप कैसे जाओगे? ना तो आपके पास डायरेक्शंस है, क्योंकि कंपास भी डिस्कवर नहीं हुई है आपकी। ठीक है, दूसरा, जब आप ओशन में जाते हो ना, यहाँ तो आपको पता है कि भाई उस पेड़ से, उस चौराहे से लेफ्ट लेना है, आगे बिल्डिंग आएंगे, ऐसे करना वैसे करना। समुद्र में ऐसा कुछ नहीं होता। ओशन चारों तरफ एक जैसा ही नजर आता है। तो आप किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करेंगे, ये बहुत बड़ा इश्यू था ज्योग्राफर्स के सामने, या फिर उस टाइम पे मर्चेंट्स के सामने जो व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार एक ऐसी चीज है जो हमारे ह्यूमंस के साथ बहुत ही पहले से जुड़ी हुई है। इवन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग थे ना, वो भी व्यापार किया करते थे। ठीक है, ट्रेड्स किया करते हैं। तो ट्रेड इकोनॉमी हमारे खून में बचपन से ही होती है। ठीक है, तो ये जो समस्या थी कि कहाँ पे कौन सी जगह लोकेट करती है, इस समस्या को रिजोल्व करने के लिए क्या किया कि जो ज्योग्राफर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो अर्थ है ना, उसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दी। एक्चुअली में ऐसी लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब ये 0 डिग्री इक्वेटर वाली जो लाइन है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी पृथ्वी पे। मतलब अर्थ पे नोटिस करोगे तो कहीं पे नजर नहीं आएगी, बिकॉज इट इज अ इमेजिनरी लाइन। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। क्लियर? अब जब आपने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब तो आप बता सकते हो ना कि कोई भी जगह, मान लीजिए प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेस ए कहाँ लाई करता है, नदर्न हेमिस्फेयर में, अब हम बता सकते हैं। और प्लेस बी जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। बट अभी भी देखो, समस्या जो थी, प्रॉब्लम, वो सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर की ही अगर बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर तो बहुत बड़ा है ना। उसमें भी प्लेस जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाना कहाँ है, वो बहुत डिफिकल्ट है। और सदन में भी सेम इस तरह से है। तो हमने क्या किया कि इस चीज को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए हमने बहुत सारी जो लाइंस है ना, उनको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक और लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। अब जो अर्थ है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। कौन कौन से? बोलो। बिल्कुल सही। ये हो गया आपका नॉर्थ, आगे वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये आपकी अलग अलग डायरेक्शंस होगी एक लाइन और खींचने से। आपको डायरेक्शंस के बारे में पता है कंप्लीटली? कितनी डायरेक्शंस होती हैं? नहीं, डायरेक्शन बहुत सारी होती है। ठीक है, ये होगी आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सिंपली। ये वाली होगी आपकी, बताइए। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे ये नॉर्थ था ना और ये साउथ था, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो एरो है ये कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सिंपली क्या कहेंगे? यस, बिकॉज ये जो एरो है इट इज नियरेस्ट टू दी साउथ डायरेक्शन। तो साउथ साउथ ईस्ट हो जाएगा। जब आगे बढ़ जाएंगे तो ईस्ट ईस्ट साउथ हो जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट वाली जो लाइन है उसकी तरफ को ज्यादा होगा। सेम उसी तरह से ये कंसेप्ट बाकी सारी चीजों में भी अप्लाई होगा। तो मेन जो डायरेक्शन रहेगी, जैसे नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ और साउथ मेन डायरेक्शन है ना, तो यहां पर अगर आपका रहेगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो जो मेन डायरेक्शन है उसका नाम पहले आएगा, नॉर्थ या साउथ। उसके बाद वो कितना ज्यादा ईस्ट में है, कितना ज्यादा नॉर्थ में है। जैसे कि ये आपका नॉर्थ 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 वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये ईस्ट ईस्ट नॉर्थ हो जाएगा। सॉरी, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो डायरेक्शन की जिसकी तरफ को एरो है उस तरफ का ज्यादा वो आएगा। तो डायरेक्शन बहुत सारी होती है।
ओके, ये अर्थ, ये 4 लाइनें खींच दी हमने, सॉरी 2 लाइनें खींच दी, और इन लाइनों की क्या है, इसने अर्थ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इजीली बता सकते हैं कि कोई प्लेस नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में है। ये वाली जो लाइन थी ये आपकी इक्वेटर कहलाई, और इस इक्वेटर को हमने 0 डिग्री इक्वेटर कहा। ठीक है, हम आगे समझेंगे कि क्यों ये 0 डिग्री है और किस तरह से आगे चीजें डेवलप हो रही है। उसके बाद ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ना, ये भी आपकी 0 डिग्री हुई, लेकिन आपकी क्या हुई है, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, प्राइम मेरिडियन से कहा जाता है। अभी अभी समझो, जब कंप्लीट हो जाएगा तब बनाना। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन होगी। इन लाइंस का सिर्फ मेन मकसद इतना ही था कि लोकेशन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे यूएस है। मान के चलिए आप यूएस के कोई मर्चेंट है, ठीक है, आप सेलिंग करने गए या फिर व्यापार करने के लिए गए। पहले लोग ऐसे घुमा करते थे नई नई चीजों की डिस्कवरी के लिए ना, शिप्स में। तो आप यूएस से निकले अपना शिप लेके, कुछ बंदे और साथ में लेके, और आपने घूमना शुरू किया। आप क्या किया, आपने जैसे जैसे आगे बढ़े, अब पहली बार जो आदमी जाएगा वो तो नोटिस करता हुआ जाएगा कि मैं यहाँ गया, वहां पे मुझे इतने डिस्टेंस के बाद, इतने टाइम के बाद एक आइलैंड मिला, वहां से मैंने लेफ्ट टर्न लिया, ऐसे ऐसे करके जो भी है, वो बंदा यूएस से यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद सेम पाथ जो था वो उसको फॉलो करके आपका वापस जो है यूएस भी पहुंच गया। ठीक है, अब अगर ये चीज उसने अपने किसी फ्रेंड को बतानी हो, जो कोई साथ का जो मर्चेंट व्यापारी है, कि मैं कहाँ गया था, तो वो क्या करेगा, सेम जो पाथ है उसको बताएगा कि ऐसा ऐसा था, मैं उसके थ्रू वहां पे पहुंचा हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका हो गया। या दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम ये जो एरिया था ऑस्ट्रेलिया, इसको किसी और चीज से रिप्रेजेंट करें, किसी लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट करें। अब लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड क्या होता है, ये जो लाइनें थी, इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी लाइनें जो थी वो ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी ताकि हम किसी छोटी छोटी चीज को भी रिप्रेजेंट कर सके। अब इस लाइन के ऊपर अगर कोई जगह होगी तब तो हम बता सकते हैं कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे वो चीज है, या फिर 0 डिग्री इक्वेटर पे वो चीज है, ये बता सकते हैं। बट इनसे आगे पीछे ऊपर नीचे अगर कोई जगह हुई तो हम नहीं बता पाएंगे ना, वहां पे समस्या है। तो हम क्या करेंगे कि जैसी ये लाइनें हैं वैसी ही और लाइंस जो है वो भी ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 0 डिग्री थी, उसके बाद हमने आगे की जो लाइनें हैं 1 2 3 करते हुए ऐसे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की, और यहां तक जो ऊपर लास्ट लाइन गई है ना नॉर्थ में, उसको बोला 90 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो तरह की लाइनें होती हैं। लैटिट्यूड मतलब जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है, या फिर वेस्ट टू ईस्ट कह लीजिए रन करती है। लैटिट्यूड इस तरह से याद रख सकते हैं, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें। तो ये लेटी हुई नजर आ रही है, बिल्कुल। जिस तरह से हमने नॉर्थ में ये लाइनें ड्रॉ की, ठीक है, 0 के बाद 1 2 3 करते करते 90 लाइंस, जो 90 लैटिट्यूड्स है उनको ड्रॉ किया। सेम उसी ही तरह से हमने साउथ में भी ये लाइंस ड्रॉ की। तो साउथ में भी आपकी सेम लाइनें ड्रॉ होगी इस तरह से, और सेम नंबर ऑफ लाइंस होंगी। लास्ट में जो लाइन जाएगी वो भी 90 डिग्री की ही लाइन जाएगी, बट डिफरेंस आ जाएगा। हम ऊपर वाली को कहेंगे, या ऊपर की जितनी भी लाइनें, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या फिर 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बिकॉज इट लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। साउथ में जो जा रही है वो भी सेम नंबर आएगा, 30 40 90, बट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये लाइनें ड्रॉ होगी। अब देखिए, इनमें समस्या फिर क्या होगी कि ये जो लाइनें हैं इनके बीच में फिर जगह खाली है। मान लो यहाँ पे कोई जगह है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो लाइनें थी इनको फर्दर डिवाइड कर दिया। फर्दर डिवाइड कर दिया इन द सेंस कि ये एक लैटिट्यूड से लेकर दूसरी लैटिट्यूड के बीच में जितना गैप है ना, वो 60 मिनट्स का है। ये ऐसे ही हमें रैंडमली नहीं ड्रॉ कर दी, हमने लाइन ड्रॉ किया कैसे कि एक लैटिट्यूड यूं खींची 0 डिग्री वाली, उससे बाद जो अगली आई ना 1 डिग्री लैटिट्यूड, उससे और 0 डिग्री के बीच में 60 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब अगर 0 डिग्री से आप 1 डिग्री लैटिट्यूड तक भागोगे चलोगे तो आपकी घड़ी में 60 मिनट बीत जाएंगे, तब आप 1 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंचोगे। क्लियर ये चीज। अब अगर 60 मिनट का डिफरेंस है फिर भी दिक्कत है, क्योंकि जरूर थोड़ा ना कि 60 मिनट के बीच में कोई जगह ही नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से कहाँ जाऊं, 1 घंटे में कहाँ पहुंचेंगे हम, चलो नवा शहर, 1 घंटे में हम नवा शहर पहुंचेंगे। यहाँ से हम चलना शुरू करें नवा शहर की साइड, बीच में और भी बहुत सारी जगहें आएंगी, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करें।
तो हमने क्या किया, अगेन वो जो 60 मिनट्स थे उनको फिर बढ़ा दिया 60-60 सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो मतलब कि जब हम मेंशन करते हैं ना लैटिट्यूड्स, जैसे कि जहां आप बैठे हो ना, अगर आपका आप फोन निकालोगे ना और गूगल पे जैसे ऐसा आता है कि कहीं जाना है आपने, तो वो कहता है कि कहाँ से जाना है, तो आप बोलोगे कि मेरी लोकेशन उठा ले, उसमें ऑप्शन आता है ना पिक माई लोकेशन जो भी है। तो देखना वो लोकेशन उठाएगा, साथ में नीचे नंबर लिखे हुए आएंगे, बहुत सारे आते हैं ना, कुछ नंबर इस तरह से नजर आ जाएंगे जैसे कि हाँ 30 डिग्री 60 मिनट्स और 23 सेकेंड्स। मतलब ये लोकेशन आपकी नहीं, आपकी उसने उठाई है कि 30 डिग्री पे आप हो, 30 डिग्री में भी कहाँ, इसको 59 कर लो चाहे 60 कर लो, 30 डिग्री में 59 मिनट्स 23 सेकेंड, ये नंबर आपकी लोकेशन का है जहां पर आप हो। तो डिग्री आ गया, मिनट आ गया, सेकंड आ गया। अभी तक क्लियर है ये या दोबारा रिपीट करूं, ये बताओ। हम्म, जैसे एक आपकी डिग्री की लाइन होगी, डिग्री से आगे उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, मिनट में कर रहे हैं, मतलब ये दोनों जो लाइनें हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 1 से 2 के बीच का, बीच में 60 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो 60 मिनट के बीच में भी क्या हर एक एक मिनट आ रहा है ना, वो 1 मिनट आप 60 मिनट में वो कर दोगे। जैसे कि 60 मिनट का है, 1 2 3 4 5 ऐसे आपने कर दी 60 लाइन ड्रॉ, उसके बाद उन 60 लाइन के अंदर भी फिर 60 सेकंड कर दिया आपने ड्रॉ, तो मिनट के अंदर भी सेकंड्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरह से आपकी, अगर सारी लाइनें ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें उतना बड़ा पेपर चाहिए होगा, और वो पेपर कितना बड़ा होगा, लगभग अर्थ के जितना बड़ा होगा। तो हम सारी लाइनें लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं उस पेपर के ऊपर। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप देखिए कि ये लैटिट्यूड्स होगी। ठीक है, उसके बाद हमें लॉन्गिट्यूड्स भी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी। लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करने का रीजन क्या है कि हमें टाइम बताना था, टाइम की बड़ी कंफ्यूजन थी। पूरी अर्थ है ना, अब सारी अर्थ आपस में कनेक्टेड है, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो आपके जो बहुत सारे बिजनेसेस है वो इंडिया से यूएस, यूएस से इंडिया, यूरोप इस तरह से चल रहे हैं। तो आपको टाइम मेंशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि यूरोप में क्या टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ क्या टाइम हो रहा है, वो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया। ये लॉन्गिट्यूड इस तरह से आती हैं, ये जो लैटिट्यूड्स है ना इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी आपसे लैटिट्यूड रेयरली ही मेरे ख्याल से सवाल में मेंशन करे, वो पैरेलल जो है वर्ड ऐड करेगी, बिकॉज पैरेलल जो है वो कई बार ध्यान में नहीं रहता। अब इनको पैरेलल्स भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये गोल गोल घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, बट एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। मैथ में पढ़ा है ना पैरेलल्स के बारे में। तो ये पैरेलल लाइंस है, ये गोल गोल घूम रही है बट एक दूसरे को टच नहीं कर रही, दैट्स व्हाई इन्हें पैरेलल्स कहा जाता है। अब ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ये लॉन्गिट्यूड है, ये पोल टू पोल आती है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में टच करती है, जैसे कि ये आएगी। अब ऐसी अर्थ तो आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, तो देखी है ना। ये जो बन रहे हैं वो ग्रिड्स हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में कोई ना कोई जो प्लेस है वो लोकेट करता है। ठीक है, उस हिसाब से हम जो उस प्लेस की लोकेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस ग्रिड की बात करूं, ये वाला ग्रिड है एग्जाम्पल के लिए, तो इसको कह दूं मैं 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नीचे वाली 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो ये लॉन्गिट्यूड जा रही है इसको भी हम कह दें कितना, 50 और 60 कह दें, कि ये वाली जो गई वो 50 है, ये वाली जो गई 60 है। तो इजिली मैं बता सकता हूं कि जो प्लेस है, ए प्लेस, इट लाइज बिटवीन कितना, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 50 to 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। वेस्ट इसलिए क्योंकि जो सेंटर में लाइन खींची थी ना, उससे इधर का जितना भी हिस्सा है वो सारा वेस्टर्न है, उस लाइन से इधर सारा ईस्टर्न है। क्लियर। एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ करो पहले आप। ऑनलाइन वाले सिमरनजीत और अमनीत, आप भी ये जो डायग्राम है ड्रॉ करना, और एक्यूरेट होना चाहिए डायग्राम।
हो गया, दिखाओ। इतनी दूर से मेरी नजर नहीं आता। सही है, हो गया, दिखाओ। इस पे मेंशन भी करोगे ना, कुछ तो मेंशन करो, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। ठीक है। इनका कंसेप्ट समझ में आया है? जो लेटी हुई लाइनें हैं ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही है, दोज आर दी लैटिट्यूड्स। आप उनको पैरेलल्स भी कह सकते हो। ठीक है, जो ऊपर से नीचे आ रही है वो पोल्स में आपस में टच करती है, मतलब नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे चल रही है। और ये ध्यान रखिएगा, ये अर्थ के चारों तरफ है कॉन्टिन्यूसली। जो मान लीजिए जो 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड है ना, वो यहां से मैंने आपके यूं ड्रॉ की है, दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ आगे की तरफ ही है, ये पीछे भी जा रही है। इस तरह से सर्कल है ये, और पैरेलल्स तो कहीं टच नहीं हो रही है, बट ये जितनी लॉन्गिट्यूड है सब टच कर रही है। ये सब आपकी पोल से होके जा रही है, पोल से घूम रही है, इधर उधर जहां मर्जी से जाए, लेकिन पोल पे टच करते हुए जा रही है। ठीक है, इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, ये जितनी भी लाइनें थी, इनमें आपको दो लाइनें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कल बताई थी, याद है कौन कौन सी? लैटिट्यूड्स के अंदर, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिकल एरिया रिप्रेजेंट करती है। ट्रॉपिकल एरिया वो वाला एरिया जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सनलाइट पड़ती है, किसी ना किसी साल में, किसी ना किसी महीने पे सनलाइट सीधी जरूर पड़ती है। इससे जैसे ही ऊपर नीचे जाओगे तो वहां पे सनलाइट सीधी नहीं पड़ती, पड़ती है बट सीधी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया होता है, यहाँ पे हीट ज्यादा होती है। खैर, ये आपके इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। इक्वेटर का तो देखो सिंपल कंसेप्ट है। इक्वेटर वो लाइन जो डिवाइड करती है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में। क्लियर? बट आप दिमाग लगा के देखो, ये जो सर्कल है इसमें प्राइम मेरिडियन आप कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो? मतलब प्राइम मेरिडियन आप कहीं पर भी ड्रॉ करो, उसका इफेक्ट तो सेम ही रहने वाला है। जैसे इक्वेटर को मान लो, अगर मैं इक्वेटर को यहाँ के बजाय थोड़ा यहाँ ड्रॉ करता, तो ऊपर वाला छोटा हो जाता, नीचे वाला बड़ा हो जाता। प्राइम मेरिडियन को आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, वो सेम ही रहेगा। लग रहा है ऐसा, दिमाग में आ रहा है कि बॉल पे अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कहीं पर भी ड्रॉ करें वो सेम ही रहेगा, है ना? बट फिर भी ये जो लाइन है ना, ये आपकी कहाँ पे टच करते हुए जाती है? मेन जगह जो है वो है ग्रीनविच। ग्रीनविच पे ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है वो टच करते हुए जाती है। इट इज इन दी, यस, यूके। अब ये ग्रीनविच में ही क्यों जा रही है, किसी और जगह से क्यों नहीं जा रही? इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो, हमारा जो अ, पूरी अर्थ है ना, उस पे ना पावर की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, ये आपका आईआर में आईआर से रिलेटेड आपका टॉपिक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो बेसिकली जो पावर लाई कर रही थी वो कहाँ कर रही थी? यूरोप में लाई कर रही थी, क्योंकि मेजरली जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें आपका यूरोप भी इन्वॉल्व था, उसके अलावा यूएसए भी इन्वॉल्व था, रशिया भी इन्वॉल्व था, है ना? तो पहले जो पावर थी वो आपकी यूरोप में थी। ठीक है, उसके बाद जो पावर है वो शिफ्ट होकर कहाँ आई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द पावर कहाँ पे शिफ्ट होकर आया? यूएसए में आया, है ना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी हालत इतनी बेकार हो गई थी कि वो वर्ल्ड को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकती थी, तो पावर जो गई वो गई यूएसए के पास, क्योंकि यूएसए उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री था। ठीक है, अब जो पावर है 21st सेंचुरी में ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। ये पावर शिफ्ट हो रही है फ्रॉम वेस्टर्न साइड, मतलब यूएसए से कहाँ? रशिया तो रह लिया अपने टाइम पे। ये पावर शिफ्ट हो रही है एशिया में। देयर आर द टू सुपर पावर्स जो आने वाले कुछ डिकेड्स में बनेंगी, चाइना एंड द अदर इज
अपने देश पे भरोसा नहीं है आपको? हाँ, इंडिया। चाइना और इंडिया दो ऐसी कंट्रीज है जो आने वाले कुछ डिकेड्स में सबसे बड़ी मेजर सुपर पावर बनने वाली है वर्ल्ड की। यहाँ पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो भी है, डिफेंस है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हर तरीके से ये एरिया जो है फ्लरिश करेगा। वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। वी आर अबाउट टू डेवलप्ड इन फ्यू डिकेड्स। तो हम पूरी तरह से विकसित जो है वो हो जाएंगे। देयर इज द डिफरेंस, डेवलपिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस है, पता है ना? तो हम हो जाएंगे कुछ सालों में। उसके बाद पावर कहाँ जाएगी? लुधियाना है? आगे वाली कंट्रीज है। आगे वाली कौन सी कंट्रीज? पाकिस्तान का मौका कभी नहीं आएगा। यस। इसके बाद पावर शिफ्ट होगी आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये सिंपल लॉजिक है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यूरोप में सबसे पहले डेवलपमेंट हुई, यूरोप में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स थे। उन्होंने जल्दी जल्दी क्या दिमाग अपना डेवलप किया। मतलब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पहले चले जाओगे तो फिर तो भारत का नाम भी आएगा, खैर। तो उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, डेवलपमेंट हुई, रिसोर्सेज का यूज किया जितने भी यूरोप में थे, और अपनी डेवलपमेंट जो थी वो कंप्लीट कर ली, उस स्टेज से वो निकल गए। उसके बाद जो अमेरिका है, वहां पर ये चीज हुई, उन्होंने डेवलपमेंट किया और उनका टाइम अभी चल रहा है। तीसरा हमारा है, हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का यूज कर सके, है ना? तो हम अभी कर रहे हैं, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगी। अफ्रीका का हाल ऐसा है, अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे, और उनके पास टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो उनको मिल रहा है, जो दिया जा रहा है, वो दूसरी कंट्रीज दे रही है। इंडिया का भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है अफ्रीका के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज में है। और अफ्रीका एक और तरीके से भी रिलेटेड है इंडिया से। गांधी जी नहीं गए थे साउथ अफ्रीका? हम्म। हाँ। तो अफ्रीका के अंदर ही पावर शिफ्ट होने वाली है, अफ्रीका जो है वो आके डेवलप करेगा। ठीक है। बट जिस टाइम पर ये आपकी प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है, उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो पावर में थी, और उसमें भी अगर बात करें, इंग्लैंड मेजरली आपका जो था सुपर पावर था। तो दैट्स वाई जो ग्रीनविच मेरिडियन है वहां से आपकी गुजरती हुई नजर आ रही। वैसे कहीं पे भी ड्रॉ की जा सकती थी, बट चलो यहाँ से कर दे, यहाँ से कर दे। ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉ होगी आपकी 0 डिग्री से। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इससे आगे जितनी भी लाइनें हैं, इनमें क्या आपको नजर आएगा कि हर एक लॉन्गिट्यूड जो है उसमें 15 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो आपकी घड़ी पे 60 मिनट जो है वो बीत जाएंगे। ठीक है। मतलब एक जो लॉन्गिट्यूड होगी उसमें 4 मिनट का डिफरेंस होगा। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री वाली लाइन है, 0 डिग्री से इधर जाएंगे, ये पहली लाइन जो मिल रही है, मान लीजिए ये आपकी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। 1 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो आप 0 डिग्री से जब इस तरफ मूव करोगे ना, तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा आपकी घड़ी में, 4 मिनट जो है बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे अभी कि बढ़ेंगे या कम होंगे, जो भी है, बट 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा आपकी घड़ी में। अगर आप यही जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनको 15 डिग्री तक क्रॉस करोगे, तो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। ठीक है। अभी ये जो ग्लोब वाला सीन था, ये क्लियर है ना? मिटा देना फिर इसे। अब आप क्या करेंगे, हमारी स्टडी के पर्पज से हम इसे एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, बता रखी है। एनसीईआरटी तो सब बताएगी आपको। एनसीईआरटी में सब कुछ है। ठीक है। इवन पूरी एंटायर ज्योग्राफी में जो आप पढ़ोगे वो सारा कुछ एनसीईआरटी में है। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा डिटेल में करने की हमें जरूरत है, तो वो एनसीईआरटी में बात नहीं हुई है उतनी। ठीक है। इवन प्लस 1 प्लस 2 की भी एनसीईआरटी में आपको नजर नहीं आएगा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत है। बाकी एनसीईआरटी आपकी अच्छी है ज्योग्राफी के लिए। ठीक है। तो देखो, मान लीजिए ये वाली आपकी 0 डिग्री वाली है। ठीक है।
उससे आगे ये 15 वाली है, फिर 30 वाली है, 45 वाली है। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से इधर जाओगे या इधर जाओगे, आपकी घड़ी में हर 15 डिग्री का जो आप आगे बढ़ोगे उसमें आपका 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, क्या आप, ये कुछ नहीं पूछने वाले आपसे। वो आपसे सिंपली एक सवाल पूछ सकते हैं जो कि मेजरली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, वो ये कि अगर कोई आदमी, मतलब मान लो कोई भी प्लेस है, वो आपकी ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसके ईस्टर्न साइड में इतने डिग्री पे सिचुएट करता है और ग्रीनविच पे इतना टाइम हो रहा है, तो वहां पे कितना टाइम होगा? आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम? ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं ये वाली 15 वाली है, ये 45 वाली है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 15 वाली है, आगे 45 वाली है। अब हमारी जो अर्थ है ना, उसकी रोटेशन किस साइड को होती है? वेस्ट टू ईस्ट। दैट्स मीन सबसे पहले रोशनी यहाँ पड़ेगी, इन वाली लॉन्गिट्यूड्स पे पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे अर्थ घूमेगी, तो जो सन है उसकी लाइट धीरे धीरे करके यूं शिफ्ट होती है। कई बार आपको ज्योग्राफी की बुक्स में ये देखने को मिल जाएगा, वो कहेंगे कि जो सन है वो शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी ग्रीनविच या जो भी है, बट सन कभी शिफ्ट नहीं करता है, अर्थ ही घूमती है। बट कई बार हम बोल देते हैं, है ना, बुक्स में मेंशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले लाइट यहाँ पे पड़ रही है, 15 मिनट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे पड़ रही है लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है, इस लॉन्गिट्यूड पे पड़ रही है। ये कौन सी लॉन्गिट्यूड है? 15 डिग्री ईस्ट, इस लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद आगे धीरे धीरे करके जाएगी। मान लीजिए जो आपकी ग्रीनविच मेरिडियन है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 दिन वाले 12, ठीक है, 12 बज रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ये वाली जो 15 डिग्री वाली ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे जो प्लेस होगा वहां पे क्या टाइम हो रहा होगा? एक ही बजेगा। नहीं समझे? समझिए। और उसके बाद आगे की जो लाइनें होंगी उन पे क्या होगा? मान लो यहाँ पे 15 पे है, तो वहां पे 11 होगा, उससे आगे जाएंगे तो उस हिसाब से टाइम आगे बढ़ता रहेगा। तो ये समझ में आई ना बात? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस आता है उसमें 1 घंटा जो है हमारी घड़ी पे बीत जाता है, ठीक है। इंडिया जो लाई करता है, इंडिया लाई करता है कितने पे? 88.5 नहीं है, 82 है, 82.5, ठीक है। यहाँ पे इंडिया लाई करता है। तो मान लीजिए अब ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, अब बताओ इंडिया पे कितना टाइम होगा? ऑनलाइन वाले बताओ, अगर कोई डाउट है, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आप बताओ कितने डिग्री का डिफरेंस है? 6 है ना, लगभग 6, लगभग 6 घंटे का, 6, 5.5, 6 घंटे का डिफरेंस होगा, 5.5 6 घंटे का डिफरेंस होगा लगभग। आ रहा है जवाब, आ रहा है किसी को? 5 और 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा, इंडिया और ग्रीनविच मेरिडियन के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। हाँ? ये तो चलो आपने इंडिया के बारे में बात की है, तो आपको पता भी है 5.5 घंटे ये जो भी है। वो जब आपसे पूछेंगे तो वो इंडिया के बारे में थोड़ा ना बात करेंगे, उनको पता है, बच्चों को इंडिया का तो पता ही होगा। आपसे कुछ ऐसा पूछेंगे जो आपने नाम भी ना कभी सुना हो। और उसके बाद जो डिग्री होगी ना, उसमें मिनट भी होंगे, सेकंड भी होंगे, तो वो भी साथ में कैलकुलेट करके बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे अलग नहीं आएगा कि अलग से मेंशन कर दे, बट खैर नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम निकाल लोगे ना आप? अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक टर्म कई बार एग्जाम में यूपीएससी पूछती है कि जब हम ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या हम टाइम गेन करेंगे या लूज करेंगे, या फिर ग्रीनविच मेरिडियन से
गेन करेंगे, और वेस्ट की तरफ जाएंगे लूज करेंगे। कैसे? ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा घटेगा। ठीक है, क्लियर है फिर? और इस पे प्रकाश डालने की जरूरत है टॉपिक पे? प्राइम मेरिडियन समझ आ गई, लैटिट्यूड समझ में आ गई, इक्वेटर, और हाँ एक चीज रह गई है वो ये वाली जो लाइनें है ना, ये वाली लाइनें, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, बट ये ऐसे अलग से नहीं पूछा जाएगा, बट मेरा मानना है कि कुछ भी हो सकता है, तो खैर। अगर इन लाइनों की बात करें तो टोटल लाइनें कितनी है ना, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, यहाँ से ईस्टर्न की साइड, ईस्ट की साइड जाएं तो आपको कितनी लाइनें नजर आएंगी? यस, 180 लाइन्स नजर आएंगी। अगर आप यहाँ से ईस्ट को जाएं और वेस्ट को जाएं, 180 नजर आएंगी। ये आपकी बात होगी किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं हम, जो ऊपर से नीचे आ रही है, 180 180। और अगर बात करें लैटिट्यूड्स की, तो 90 नॉर्थ में प्लस 90 साउथ में, राइट? इतनी होगी, तो टोटल कितनी होगी? नहीं, यहाँ पे सिंपली आपका 90 90 चलेगा, क्योंकि जो टाइम है ना, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है वो। बताओ। नहीं नहीं, टोटल थोड़ा करना है, सिर्फ सिर्फ लैटिट्यूड्स का बताओ पहले। 180, ये होंगी 181, ठीक है? इक्वेटर को भी काउंट करोगे आप, ठीक है? और ये रही बात लॉन्गिट्यूड्स की, तो ये कितनी होंगी? इसको एक ही बार, मतलब एक ही बार काउंट करोगे आप? नहीं, प्राइम मेरिडियन को भी काउंट करना है। 361 ही होएगी। कैसे? 180 आपकी एक साइड होगी, दूसरी साइड कितनी होगी? उस साइड थोड़ा ना 180 गिनोगे, कि गिनोगे? हैं? एनसीईआरटी क्या कहेगी उससे हमने क्या लेना देना? आप खुद कैलकुलेट करके बताओ। अगर सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, एनसीईआरटी भी सही है, आप भी सही। 360 होएगी। कैसे कैलकुलेट करो? 0 से लेके 180 तक कैलकुलेट किया आपने, कितनी हुई? 181 होगी। अब दूसरी साइड काउंट करो। जीरो जीरो वाली लाइन को 2 बार थोड़ी ना काउंट करोगे आप। हाँ, तो कितने हुए? बस फिर एनसीईआरटी सही बोल रही है फिर। एनसीईआरटी पे ऐसे थोड़ा यकीन करोगे, खुद कैलकुलेट करो, खुद रीजन लेके आओ, फिर यकीन करेंगे। हाँ जी, 179 हुई। जो 0 वाली लाइन है ना, आप उसको एक ही बार काउंट करोगे। हम्म, हाँ हाँ, 361 बन रही है। रुको यार, आप खुद कंफ्यूज करते हो मुझे। इधर आपकी 180 होगी, प्लस 0 को काउंट करेंगे 1, ठीक है? इधर आपकी ये 0 को काउंट नहीं करेंगे, कितने होगी? 179। कितना हुआ ये? हाँ, तो 0 के साथ हमने यहाँ पे काउंट कर लिया ना, 180 प्लस 1 मतलब 0 वाला 1 है। इधर 180 आएगी कैसे? 180 तो है ही है, बट इसको में अगर आप ये वाला 0 जो है ना, उसको 2 बार थोड़ा ना काउंट करोगे, इसे तो एक ही बार काउंट करोगे ना। हाँ हाँ,
लॉन्गिट्यूड का बताओ आप सिंपली। हाँ जी। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, तो इधर ये आपकी 180 होगी। तो टोटल कितनी होगी? एक बार आपने सेंटर वाली काउंट कर ली 0 डिग्री, ठीक है, और उसके साथ 180 काउंट कर ली एक साइड की, दूसरी साइड आपने काउंट की 180 अलग से, कितने हो गए? 361 हुआ। बोलो। हाँ सही बोल रहा है ये। जो आपकी जो आपकी 180 वाली, सॉरी 0 डिग्री वाली है ना। हम्म। हाँ रुक जाओ, अभी आ रहे हैं हम इसी स्टेटमेंट पे। ये जो आपकी 0 डिग्री वाली है ना, यही लाइन तो आपकी वापस घूम के भी जा रही है पीछे। हाँ, तो उसको थोड़ा ना दोबारा काउंट करोगे। मैं तो आप लोगों को मौका दिया है। मैं तो आपको बोला कि कैलकुलेट करके बताओ, मैं तो एनसीईआरटी बोल सकता था कि 360 है, काम खत्म करो, बट वजह भी तो ढूंढो उसके पीछे। हाँ, तो तब वही तो वजह हम ढूंढ रहे हैं। बाल की खाल निकालने का काम करना है आप लोगों को। एनसीईआरटी इज ऑलवेज करेक्ट। यस। चलो, इतना समझे ना। अब आगे देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये टाइम का हो गया ना कंसेप्ट क्लियर, है ना। अब आपका इंटरनेशनल डेट लाइन का देखते हैं। आपको वर्ल्ड मैप बनाने आते हैं? ये आपसे बेटर है, आप बना के देखना। मैं इतनी फास्ट इतना ही बना सकता हूँ फिलहाल। चलो जो भी है, समझे, मैं मैप बनाने लगूंगा तो आधी क्लास इसी में निकल जाएगी। खैर, मेरा पॉइंट ये है, काम क्या करोगे आप कि ये मैप बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। इंडिया का मैप अच्छी तरह से आना चाहिए, वर्ल्ड मैप भी आपको रफली आना ही चाहिए हर हालत में। बिकॉज जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें मैप मेंशन करोगे, मैप के साथ समझाओगे, नंबर डबल आएंगे आपके किसी और से, ठीक है। इसलिए हम पिक्चर्स पिक्चर्स ऑलवेज मेंशन करनी है, हमेशा बताना है। कुछ भी बताने लगोगे तो एक पिक्चर साथ में ड्रॉ करके बता देना है कि भाई ऐसा ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट डालती है एग्जामिनर के ऊपर। खैर, देखो, ये वाला जो मान लीजिए वर्ल्ड है, अब हमने टाइम तो डिसाइड कर लिया अलग अलग जगह पे कि किस तरह से टाइम होगा। हमने इंटरनेट जो आपकी ग्रीनविच मेरिडियन है उसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन को जीएमटी भी कहते हैं जब हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो उस लाइन से हम जितनी भी कंट्रीज है अपना अपना टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे बात डेट की। जो मैंने आपसे कल सवाल पूछा था कि अर्थ तो हमारी गोल है, तो हम शुरुआत कहाँ से माने, अंत कहाँ पे माने दिन का, एक ये भी समस्या थी। क्योंकि आप लोगों को डेवलप करने के लिए, मतलब जो हमें पता लगना चाहिए ना कि साल बीत गया, सेम ही दिन जिए जा रहे हैं, बीतता जा रहा है, उसी में मर गए। आप कहोगे एक ही दिन में पैदा हुआ उसी दिन में मर गए, है ना। तो पता लगना चाहिए कि हम इतने साल जी चुके हैं, इतना टाइम आगे बढ़ चुका है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो ड्रॉ की। अभी जो इंटरनेशनल डेट लाइन थी, इसकी दिक्कत ये थी ना कि हमें इसको भी हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते थे, बट समस्या ये थी कि इंटरनेशनल डेट लाइन वहां पर ड्रॉ करनी थी जहां से हम ये माने कि नए दिन की शुरुआत है, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि मान लीजिए ये आपका इंडिया, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। और मान के चलिए कि यहाँ क्लास के सेंटर से वो लाइन गुजर रही है, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो उससे होता क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब ये था कि उस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेंगे ना हम, मान लो आप उस लाइन, ये लाइन सेंटर से जा रही है, उसको क्रॉस करके आप इस तरफ आए ना, वैसे ही डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दिक्कत ये थी कि अगर मान लो इस क्लास के सेंटर से गुजर रही है तो ये पॉसिबल हो सकता था कि आप सारे जो है
दो डेट में पढ़ रहे होते हैं, मतलब आज कितनी तारीख है, 9। हाँ, आप 9 में पढ़ रहे हैं, ये 10 में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं ना हो सकता था। हमें तो ऐसी जगह चाहिए थी जहां से लाइन क्रॉस हो, और वहां से क्या है कि वहां के लोगों को इफेक्ट ना पड़े, जैसे अगर सेंटर से यहाँ से गुजर रहा है तो आप लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो ये जो लाइन थी ना, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको गुजारा गया कहाँ से? रशिया एंड यूएसए। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, तो अलास्का वाला जो हिस्सा है वो, और जो रशिया का पार्ट है वो दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। उनके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है। वर्ल्ड मैप जब आप देखोगे ना, वर्ल्ड मैप खोलो कि आपको यहाँ पे दिखा दे। देखो, ये अर्थ है आपकी, ठीक है। इसमें जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, यूएसए का ये पार्ट और रशिया का ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में मिलते हैं क्योंकि अर्थ गोल है। ये तो फ्लैट करके आपको दिखाई है, इसको अगर आप गोल उसमें डालोगे तो वापस में जाके पीछे मिल जाएंगे। ठीक है। अभी पीछे जाके मिल गए ना। अब इसी चीज को आप न्यू फ्रंट में लेके आओ। कहने का मतलब, अभी ये वाला हिस्सा आपको वेस्टर्न साइड में नजर आ रहा है, ये ईस्ट साइड में नजर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको अर्थ में पीछे जाके जोड़ दिया और फिर उस वाले हिस्से को यूं फ्रंट में लेके आए। अब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा आपको इधर नजर आएगा, ये वाला इधर नजर आएगा। कंफ्यूजन क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समझने की। ठीक है। ये दोनों एरिया आपस में जुड़ गए, मतलब थोड़ा गैप है। अब देखो, दिक्कत ये थी, जैसे मैंने पहले बताया था, कि इंटरनेशनल डेट लाइन को एक ऐसी जगह से गुजारना था जहां पर वो किसी लैंड एरिया को टच ना करे, क्योंकि अगर लैंड एरिया को टच करेगी दैट मीन वहां पे लोग रह रहे होंगे, और लोग रह रहे होंगे तो यही समस्या आ जाएगी कि सेम जगह के लोगों के लिए दो डेट्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल डेट लाइन को जो गुजारा, वो इन दो जगहों के बीच में, यहाँ पे वैसे नजर आ रहा है थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। यहाँ से अमेरिका और रशिया के बीच में थोड़ा सा एरिया है, उसके बीच से गुजारा। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक यही जगह ऐसी है जहां से आप सिर्फ ओशन नजर आएगा आपको। ठीक है, सिर्फ ओशन नजर आएगा, बाकी पूरे एरिया में कहीं ना कहीं जमीन पड़ जाती है। ठीक है। दिख रहा है? अलास्का यूएसए वाला पार्ट, ये रशिया का पार्ट, बीच में बेरिंग सी है छोटा सा, और वहां से इंटरनेशनल डेट लाइन आपको गुजरती हुई नजर आ रही है। ठीक है। अब आज करोगे, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, ये आपकी क्या है, ये भी मेरिडियन ही है, बट अगर आप नोटिस करोगे ये जिगजैग नजर आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है, स्ट्रेट नहीं है जैसे बाकी दूसरी जा रही है। उसके पीछे भी रीजन है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन पहले तो हम यहाँ से लेके आए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली थी, यहाँ से निकालना पड़ा। उसके बाद जहां जहां पे ये बेंड कर रही है ना, दैट मीन्स वहां वहां पे लैंड एरिया आ रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक सीधी है, उसके बाद यहाँ से बेंड करके, दैट मीन्स यहाँ पे कोई आइलैंड है। ठीक है। बड़ा मैप होगा तो उसमें नजर आएगा, इसमें नजर नहीं आएगा। यहाँ पे कोई आइलैंड है तो उसके बीच से ना जाए, इसलिए इंटरनेशनल डेटलाइन इधर को आ गई। आगे जाके फिर इसे सीधा किया गया, यहाँ पे फिर आइलैंड आ गया आपका, फिर इसको घुमा के लेके आया गया। इस तरह से यहाँ पर ये जो नीचे है आके मिलती है। ठीक है। ये 0 डिग्री के पीछे वाली लाइन है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके जिगजैग पैटर्न में हमें नजर आती है। अभी समझ में आया ना कि जिगजैग क्यों है? ताकि ये किसी लैंड एरिया के बीच से ना गुजरे। अब ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को जैसे ही कोई क्रॉस करेगा ना, डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। किस तरह से चेंज होगी वो हम समझ लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। ठीक है। देखो,
मान के चलिए आप रहते हैं कहां पर, आप रहते हैं न्यूजीलैंड में, नहीं आप इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है। आप इंडिया में बैठे हैं चंडीगढ़ में, और आपका कोई रिश्तेदार जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में बैठा है, ठीक है। आज हमारे यहाँ पे तारीख हो रही है 9 तारीख, और 9 तारीख का भी दिन चल रहा है। यूएसए में क्या चल रहा होगा, रात चल रही होगी, ठीक है। अभी वहां पे क्या होगा, 9 तारीख की सुबह होगी, है ना, क्योंकि टाइम डिफरेंस है। मान लीजिए कोई, जब हमारे यहाँ पे सुबह थी, सुबह मतलब आज 9 तारीख की सुबह थी, मतलब अब 4-5 बज रहे थे, उस टाइम पे आप इंडिया से फ्लाइट लिया आपने, और इंडिया से फ्लाइट लेके आप यूएसए में पहुंच गए, तो यूएसए में जाके आपको कौन सा दिन मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि वो हमारे से पीछे चल रहा है, ठीक है। हम्म। लेकिन आप जेट से गए, ठीक है, उसकी स्पीड ठीक ठाक थी, उसने पहुंचा दिया आपको। और अगर ज्यादा उसमें दिक्कत है तो एक काम करो, ऑस्ट्रेलिया से चले जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया, आपको दोबारा से वही डेट मिल जाएगी। आप 8 तारीख मतलब 9 तारीख की सुबह आप इंडिया से निकले, ठीक है, और उसके बाद जब आप यूएसए में पहुंचे तो आपने देखा कि यहाँ तो 8 की रात ही चल रही है, ठीक है, मतलब एक डेट पीछे ही थी यूएसए में। अगर मान लो आप क्या करोगे, यूएसए से 8 तारीख को चले, ठीक है, 8 तारीख की सुबह को चले, और जब आप इंडिया में पहुंचे तो यहाँ पे तो 9 तारीख होगी, तो डेट का डिफरेंस आया ना, क्यों, क्योंकि हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को पार किया। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी वालों ने इस चीज को ऐसे समझाया है कि मान लीजिए 31 दिसंबर है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके यहाँ पे 31 दिसंबर की रात हुई, आपने 31 दिसंबर की पार्टी की, उसके बाद आप प्लेन लेके चले गए यूएसए, वहां पे पहुंचे, फिर वहां पे 31 दिसंबर मिल जाएगा। तो मतलब आपने सेम दिसंबर, जो 31 दिसंबर की न्यू ईयर की पार्टी, वो दो दो बार की, ठीक है। नहीं तो अगर उल्टा करना है तो यूएसए से इंडिया आ जाना, तो आपको पार्टी ही नहीं मिलेगी, यहाँ से निकलोगे और यहाँ पहुंचोगे। हाँ जी, किधर से, अच्छा यूं जाएंगे, यूं तो फिर आपके कई दिन बीत जाएंगे, ये तो रास्ता बहुत लंबा है इधर से अगर आप जाओगे तो। फ्लाइट से हमने क्या लेना देना, फ्लाइट्स पता क्यों जाती है, ये देखो, अगर आप मान लो इंडिया से जाओगे, तो ये आपका पड़ता है बीच में पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। मान लो आपकी फ्लाइट को कुछ हो गया, कहाँ लैंड करोगे इसमें, दूर दूर तक तो कोई चीज भी नहीं नजर आती। लैंड एरिया पे से जाओगे तो पॉसिबिलिटी है, बीच में इतनी सारी कंट्रीज पड़ती है, कहीं पे दिक्कत होगी तो कहीं लैंड करवा देंगे, पानी में कहाँ लैंड करवाएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी फ्लाइट ज्यादातर उस साइड से जाती है, और उनमें बीच में कई फ्लाइट्स का ऐसा भी होता है, शायद उनका बीच में हॉल होता है एक, कुछ घंटों का किसी यूरोप तक सेम रहेगा। देखो डेट तो सेम रहेगी, बट क्या होगा, आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लो इंडिया में है आप, ठीक है, आपका कितना टाइम चल रहा है, 2 बजने वाले होंगे, चलो ठीक है, 1:40 हो गया। तो जैसे ही आप आगे आगे बढ़ रहे हो 15-15 के डिफरेंस में, अब जैसे आप ग्रीनविच मेरिडियन पे पहुंचोगे तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है, दैट मीन्स वहां पे क्या टाइम हो रहा होगा, पीछे जाओ 5.5 घंटे, कितना होगा, 10 बज रहे होंगे आई थिंक, 9 या 10 जो भी है वो बज रहे होंगे। और उसी से आगे 5 घंटे और चले जाओ, 6-7 घंटे और चले जाओ, कितना होगा टाइम है, हाँ, तो 3-4 बज रहे हैं। मतलब कि जो यूएसए है वहां पर आज 9 तारीख के रात के 2-3, या जो भी है 2-3 या फिर 1-2 जो है वो बज रहे होंगे, रात हो रही होगी, ठीक है। उससे आगे और पीछे जाओगे, यूएसए से आप क्या किया आपने, यूएसए में यहाँ पहुंचे, यहाँ से फिर क्रॉस करके आप इधर आ गए, बिल्कुल इस इंटरनेशनल डेट लाइन के पास आ गए, तो कितना टाइम हो रहा होगा, मतलब कुछ और टाइम पीछे चला जाएगा। इसको लाइन को हमने क्रॉस करके इधर आ गए, तब आपको कौन सी टाइम मिलेगा। क्यों, डेट नहीं चेंज हो जाएगी जैसे लाइन को क्रॉस करेंगे, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम में आप ऐसे देख रहे हो 5 घंटे ये सब वो, पर डेट भी ध्यान रखो ना, डेट भी तो बदल रही है साथ में। दिन तो वैसे ही चलता है यार, सुबह वैसी हो रही है, रात वैसी हो रही है, जब तक हम डेट ना मेंशन करें कि डेट कौन सी, हमें क्या पता लगेगा। दिन तो वैसे ही चढ़ा वैसे ही खत्म हो गया, पर डेट भी जरूरी है टाइम के साथ साथ। 5:30 बज रहे हैं 8 तारीख के, 5 बज रहे हैं 9 तारीख के, ये भी इंपॉर्टेंट है ना।
तो इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे ही आपने क्रॉस की वैसे ही आपका क्या है, जो डेट है वो चेंज हो जाएगी। चलो एक बार फिर आपसे, समझ आया ये? दोबारा बताएं? नहीं समझ आया? हाँ, कोई बात नहीं। देखो, इंडिया के अंदर टाइम है, सॉरी डेट है, टाइम पे बात नहीं करते, कंफ्यूज हो जाओगे आप। डेट हो रही है 9 तारीख हो रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में 9 तारीख हो रही है, और अभी जो टाइम चल रहा है वो दिन का चल रहा है। बट इमेजिन कीजिए इंडिया में सुबह हो रही है, ठीक है। इंडिया में सुबह है, सुबह के 4-5 बज रहे हैं। 4-5 इसलिए बज रहे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। अब जो अर्थ की रोटेशन है ना, उसको उल्टा करो, ठीक है। अर्थ वैसे यूं घूम रही है ना, अब मतलब इंडिया से आगे 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 जाएंगे तो सुबह होती रहेगी। आप पीछे की तरफ चलो, जब आप पीछे जाएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जैसे ही सूरज की रोशनी यहाँ पे गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, तो यहाँ पे मतलब हमने अर्थ को रिवर्स किया, वापस किया, ठीक है। यूएसए पे लाइट पड़ी आपके, तो यूएसए पे 8 तारीख की रात हो रही थी, ठीक है। 8 तारीख की रात। अब हम सन को नॉर्मल चलाना शुरू करते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है सन, ठीक है। यूएसए में रात ही चल रही है क्योंकि वहां से सन की लाइट चलेगी, तो रात हो रही है। जैसे ही ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस हुई, डेट चेंज होगी 9 तारीख, ठीक है। और जैसे ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो जहां जहां सूरज की रोशनी पड़ी वहां पे 9 तारीख की सुबह हो रही है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा दिन कंप्लीट करेगी सूरज की रोशनी, और अगेन फिर यूएसए पे जाएगी घूम के। जब यूएसए पे दोबारा सनलाइट पड़ेगी तो वहां पे 9 तारीख की सुबह हो रही होगी। फिर यहां से सूरज निकलेगा, यूएसए में 9 तारीख की रात होगी, जैसे इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस होगी 10 तारीख की सुबह होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल डेटलाइन को जैसे ही क्रॉस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल डेटलाइन के जैसे ही ईस्ट में जाते हैं, तो हमारा एक दिन गेन होगा या लूज होगा? लूज होगा। लूज कैसे होगा? डेट पीछे हो जाएगी, तो हमें फायदा नहीं हुआ। हम्म, टाइम पे नहीं बात करेंगे, हम दिन पे बात करेंगे। अगर आप ईस्ट में मूव करते हो तो आप सेम जो दिन है उसे दोबारा से एंजॉय कर सकते हो, है नहीं? डेट कैसे लूज हुई? जैसे यहाँ पे इंडिया में 9 है, सॉरी 9 तारीख है आज, आप यहाँ से यूएसए शिफ्ट करके, अब हाँ अच्छा, एक और चीज याद रखना, मैं इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट बोल रहा हूँ। जब यूपीएससी क्वेश्चन डालता है ना, तो वो बोलता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में। तो आप कभी भी नॉर्मल जो मैप है उसको याद नहीं रखोगे कि यूएसए वेस्ट में है, ये इधर इंडिया ईस्ट में है, वो नहीं है। अब सिचुएशन रिवर्स है, वी आर इन द वेस्ट, हम वेस्ट में है, यूएसए ईस्ट में है। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो लैंग्वेज मायने रखती है। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, आप इंडिया में बैठे हो, आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके वापस यहाँ पे यूएसए में पहुंच जाते हो, तो 9 तारीख यहाँ पे थी, सेम 9 तारीख आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपका तो गेन हुआ। अगर आपने यूएसए से क्रॉस करके इधर आ गए तब आपका लूज हो गया, आपका बीच के वो जो घंटे थे वो दिन ही गायब है। तो आप यूएसए से 8 तारीख को चले या फिर 9 तारीख को चले, आगे जब पढ़े तो आपको 10 तारीख मिल गई, तो आपका तो 9 तारीख के जो आपने पार्टी करनी थी, एंजॉय करना था, वो सारा गया, वो टाइम ही गायब हो गया, ठीक है। क्लियर? सी सेट, अच्छा। उधर ट्यूसडे होगा, हाँ। कट है इन द सेंस कि मतलब आप कह रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे ऐसे कह रहे हैं तो आगे के दिन बढ़ रहे हैं, और अगर हम सैटरडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे करके जाएं तो पीछे कम हो रहे हैं। हाँ, इस कंसेप्ट से जाओगे तब तो आप सही हो जाओगे। अगर डेट के हिसाब से जाओगे, डे में जाओ ना, डे मतलब 1 2 3 4 5। अब डे के हिसाब से जाओगे तब तो इस हिसाब से कम ही नजर आएगा हमें।
चलो आप यूपीएससी पे छोड़ो, जब वो क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उसमें मेंशन करेंगे कि आपको दिन बताना है, तारीख बतानी है, ठीक है, उस हिसाब से आंसर करना। क्लियर इतनी चीज? कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आपका जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर लोगे अपने आंसर को। इंटरनेशनल डेडलाइन, टाइम, ओके। कितना टाइम है आप? 1 घंटा पड़ा है? 10 मिनट पड़े हैं तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करो फिर। लिखेंगे आजा। वेरी इंपॉर्टेंट, समझा भी दूंगा तो आपको लिखना भी साथ में। कल हमने जो पढ़ा ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके बारे में, चलो लिखना स्टार्ट करो। देखो, हमारी हमने कल जो पढ़ी थी ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है, 3 लेयर्स थी। जो क्रस्ट है ना उसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, बट लिथोस्फीयर उसे तब कहते हैं क्योंकि जो क्रस्ट है ना उसमें सबसे ऊपर जो ओवरलाइंग रॉक्स है उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री मतलब जो छोटे छोटे सेडिमेंट से बनी है, मतलब कि पृथ्वी पे जितने भी पत्थर है ना, वो सारे पत्थर क्या है ना, नीचे से ही निकले हैं अर्थ के। वो मैग्मा ही था जो आपका बाद में बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ, या फिर जो अर्थ है उसकी बाहर की लेयर सॉलिडिफाई हुई और वो बाद में पत्थर बने। बट समटाइम्स ये जो पत्थर होते हैं ना, ये कई कई किलोमीटर लंबे भी होते हैं, 30 40 50 किलोमीटर लंबे, ठीक है, और ये जमीन के नीचे है, हमें नहीं नजर आएंगे। जो ऊपर की लेयर है वो आपकी क्या है, टूटी हुई लेयर है। इट इज लाइक के, कैसे बताएं, जैसे कोई भी आपकी चीज है, ठीक है, उसका जो ऊपर का पार्ट है उसके ऊपर आपके एयर का प्रेशर पड़ रहा है, वाटर का प्रेशर पड़ रहा है, तो जैसे डेड स्किन सेल्स होते हैं, ठीक है, आपकी स्किन तो पूरी पक्की है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, बट आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स भी होते हैं। वो डेड स्किन सेल्स क्यों बने? क्योंकि आपके ऊपर जो है सन की सनलाइट पड़ रही है, प्रेशर पड़ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, अलग अलग चीजें पड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो है डेड स्किन हमें देखने को मिलती है। सेम उसी तरह से बड़े बड़े पत्थर थे, इनिशियली बड़े बड़े पत्थर थे जो अर्थ की जमीन बना रहे थे, बट ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर, टेम्परेचर और हवाएं, इन जो पत्थर है इनमें क्रैक आए, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना स्टार्ट हो गए। तो ये जो पत्थर है ना, इनकी, ये मौर्य एम्पायर कहाँ से आ गया? ये जो पत्थर है ना, ये इस तरह से आप लेयर मान के चलेंगे, ये पत्थरों की लेयर थी, ये बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक है, इनका जो ऊपर ऊपर का हिस्सा था ना, उस लेयर में क्या है, बहुत सारे क्रैक्स बन गए, क्योंकि सनलाइट पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, सर्दियां आ रही थी, गर्मियां आ रही थी, तो वो ऊपर ऊपर की लेयर टूट गई। अब वो जो ऊपर ऊपर की लेयर टूट गई, वो पत्थर टूट के क्या छोटे छोटे कण बने और मिट्टी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो नॉर्मली अगर आप बाहर जाकर देखोगे तो आपको सेडिमेंट्स ही नजर आएंगे, बड़े बड़े कोई पत्थर नहीं नजर आएंगे। जितना ज्यादा नीचे डिग करना स्टार्ट करोगे तब बड़े बड़े पत्थर नजर आना स्टार्ट होंगे, और ज्यादा नीचे जाओगे तो और बड़े बड़े पत्थर आएंगे, ठीक है। तो ऊपर की जो लेयर है वो सेडिमेंट से बनी है। हमने जब कल इसे क्रस्ट कहा था ना, तो हमने इसे क्रस्ट कहा था इसकी डेंसिटी के हिसाब से। मैंने कल बताया था ना आपको कि कॉम्पोजिशन क्या है, डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, इस हिसाब से अलग अलग पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बट हम दो ही तरह की चीजें याद रखेंगे, एक तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर जो हमने कल बात की थी, एक जो हम अब बता रहे हैं वो ये कि इसे कहा जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर एक्सटेंड करती है आपकी 300 400 500 किलोमीटर तक, ठीक है। अब लिथोस्फेयर का, लिथोस का मतलब ही होता है पत्थर, रॉक्स, ठीक है। दैट मीन्स 400 500 किलोमीटर तक जो हमारी लेयर है उसमें पत्थर ही नजर आते हैं। सबसे ऊपर सेडिमेंट्स है छोटे छोटे, वो भी पत्थरों के पार्ट्स है, मिट्टी वगैरह जो है वो भी पत्थर के पार्ट है। उससे नीचे नीचे जाएंगे तो बड़े बड़े पत्थर आने स्टार्ट हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हार्ड पत्थर आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो उस पूरी लेयर को बोलेंगे लिथोस्फेयर। बट आप ध्यान देंगे कि ये पत्थर की बनी हुई है पूरी लेयर, बट इसमें डेंसिटी में तो डिफरेंस होगा, ठीक है। इसीलिए जब हमने क्रस्ट के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि 30 से लेकर 40 50 किलोमीटर तक हमें क्रस्ट नजर आती है। डिफरेंस समझ रहे हो? क्रस्ट इन द सेंस वो लेयर जहां पे डेंसिटी डिफरेंट है और उससे नीचे वाली जगह की डेंसिटी डिफरेंट है। हमने 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, क्रस्ट की डेंसिटी डिफरेंट, मेंटल की डिफरेंट, कोर की डिफरेंट। बट क्रस्ट के अंदर अंदर ही, जैसे क्रस्ट होगी 40 50 किलोमीटर, मान लो आप उसको कि वो क्रस्ट है, इवन बियॉन्ड दैट 50 किलोमीटर तक आपको अगेन वो पत्थर की ही बनी हुई नजर आएगी, है वो पत्थरों की ही बनी हुई है, बट डेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर बाय कॉम्पोजिशन जाएंगे तब आप कहेंगे कि लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर के अंदर आपको सिलिका मिल जाता है, ये सब चीजें मिल जाती है। हाँ, वो जो एमए है वो मैग्नीशियम ही है,
बट नॉट अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। आप एम ए लेके चलोगे, मैग्नीशियम ही लेके चलोगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी आपकी लिथोस्फेयर, जिसमें आपको पत्थर नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद लिथोस्फेयर जो लेयर है, इसी लेयर को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम सियाल और सीमा कहते हैं, जो मैंने आपको कल बताई थी। ये माउंटेन्स, ठीक है। इन माउंटेन्स में क्या है, मेजरली सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। तो अगर आप, कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, जो लिथोस्फेयर लेयर है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कौन से दो पार्ट्स में, तो सियाल और सीमा। सियाल लिथोस्फेयर का ही वो वाला हिस्सा जहां पे सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा मिलते हैं, और वो बेसिकली कॉन्टिनेंट्स में ही होता है। कॉन्टिनेंटल एरिया है ना जो, वहां पर आपको ये एल्यूमिनियम और सिलिका ज्यादा देखने को मिलेगा। बट यही जो लेयर है लिथोस्फेयर वाली लेयर, यही अगर आप ओशन के नीचे देखोगे ना, इस लेयर को, ये वाली लेयर ओशन के नीचे है, ये समुद्र के नीचे, तो वहां पे क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी लेयर का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो है, वो आपको सीमा ओशंस के नीचे नजर आएगा। समझ रहे हो या दोबारा बताऊं? लिथोस्फेयर पत्थरों की बनी है, लिथो का मतलब होता है रॉक, और लिथोस्फेयर के अंदर ही दो तरह की कंपोजिशन हमें नजर आती है, एक होती है सियाल और एक होती है सीमा। सियाल आपको कॉन्टिनेंट्स में नजर आएगा, मतलब कि सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिल रहा है, और सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादातर आपको ओशन में देखने को मिल रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक जो लेयर है, या फिर प्लेट्स भी कई बार शब्द यूज किया जाता है, उनमें से भारी कौन सी होती है। तो क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स जो है वो ओशनिक प्लेट में नजर आते हैं या ओशन में नजर आता है, तो ये ज्यादा भारी होगी, कॉन्टिनेंट हल्का होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल हमें वैसे पहाड़ बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, बट उनकी डेंसिटी कम है, ठीक है, तो वो हल्के होते हैं इन कंपेरिजन टू दी ओशियनिक, ठीक है। तो लिथोस्फेयर हो गया, सियाल सीमा हो गया, ठीक है। उसके बाद नाइफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, निकल और आयरन के बारे में, ठीक है। हैवियर एलिमेंट बिल्कुल कोर इन द कोर जो है अर्थ का, उसमें आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन के बेस पे ये आपकी अलग अलग इस तरह से बनती है। क्लियर है? तो अब लिखना शुरू कीजिए, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। टाइम हो गया? हाँ, बस 5 मिनट लगेंगे। लिखो, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जाइगेंटिक रॉक्स, जाइगेंटिक रॉक्स, सिलिका एंड एल्यूमिनियम इन कॉन्टिनेंट्स, सिलिका एंड एल्यूमिनियम इन कॉन्टिनेंट्स, ब्रैकेट में उसे लिखना सियाल, SIAL, डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, majorly made up of potassium, sodium and aluminium, majorly made up of potassium, sodium and aluminium. Depth is near 50 to 300 किलोमीटर, 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ हमें देखने को मिलती है, 50 से 50 टू 300 किलोमीटर। ये सियाल का लिखवाया है मैंने आपको, ठीक है। लिथोस्फेयर में भी सियाल का लिखवाया है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सीमा का, सीमा ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर, डेंसिटी 3.0, सिलिका एंड मैग्नीशियम, थिकनेस इज 1000 टू 2000 किलोमीटर, 1000 टू 2000 किलोमीटर। उसके बाद थर्ड आप लिखेंगे नाइफ, NIFE, बिलो सीमा, नाइफ बिलो सीमा, निकल एंड फेरियम, निकल एंड फेरियम या फिर आयरन लिख लो, हैवी मेटल्स,
डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, also have a magnetic property, depth up to 6,800 kilometer, किलोमीटर। कल मैंने आपको मेंटल के बारे में बताया था ना, सेकंड लेयर। मेंटल जो है 83% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो कवर करती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, बट लगभग 65% मास जो है वो अर्थ का मेंटल में है। तो जगह ज्यादा कवर कर रही है बट वेट उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ आई ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं, बताओ क्या करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो आपको समझ आ जाएगा। अरे नहीं, ये नहीं, ये जो मैंने आपको लिथोस्फेयर और क्रस्ट वाला बताया उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम कई एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन के बेस पे भी पढ़ते हैं, डेंसिटी के बेस पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर कॉम्पोजिशन के बेस पे जाओगे या डेंसिटी के बेस पे अगर जाओगे तो आप उसे सिंपली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर जो है ऐसे स्टडी कर सकते हो। कॉम्पोजिशन के बेस पे जाओगे तो आप उसको लिथोस्फेयर नाम दोगे, सबसे ऊपर वाली लेयर को, जो कि आपकी 1000-2000 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड करती है। अब उसके अंदर क्या है, लिथोस्फेयर को फर्दर आप सियाल और सीमा में बांट सकते हो। ठीक है, सियाल वो वाली लेयर जो कॉन्टिनेंट्स में हमें नजर आती है, और सीमा वो वाली जो ओशियन में नजर आती है। जो एलिमेंट्स इसके अंदर मिलते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए। उसके बाद तीसरी लेयर आपको देखने को मिलेगी नाइफ वाली। ठीक है, वो आपकी कोर वाली हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, आप लोगों की शक्ल ये रिप्रेजेंट करती है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि आप लोग लिखना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। कोई कोई ऐसा इंसान है जिसने आज बढ़िया लिख रखा हो, जिसको लगता है कि जो जो मैंने लिखवाया है वो उसने नोट किया है, या फिर है कोई? दिखाओ मुझे अपनी कॉपी, दिखाना। कोई बात नहीं, हो सकता है आपने सबसे ज्यादा लिख रखा हो इनमें से। ये आज का है? ठीक है, बट इससे ज्यादा लिखा जाएगा। आपने लिखा है? दिखाना कॉपी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अब नहीं तो और सिमरनजीत। अगर कोई डाउट नहीं है तो सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है आज का, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। किसने लैटिट्यूड? ओके सिमरनजीत, तो सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।